नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन की ये खास पेशकश। आज हमारी चर्चा का विषय है बिहार। बिहार में हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर चुनावी बिगुल नहीं फूंका गया। वो बात इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने तौर पर चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं, यानी चुनावी गहमा गहमी शुरू हो गई है। पिछले दिनों बिहार में एसआईआर के यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का हो रहा था, उसको लेकर आपने देखा वहां पर वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस के राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली गई और अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है। तो इन मुद्दों पर और बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं या हो रहे हैं, और दोनों गठबंधनों में, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है, सीटों को लेकर क्या रस्साकशी है वगैरह वगैरह, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं विश्व दीपक, लखनऊ से जुड़े हैं नागेंद्र जी, और दिल्ली से ही जुड़े हैं हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ साथी हरजिंदर जी। इस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले दीपक आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले दिनों आप वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में थे और अब तो तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार अधिकार यात्रा शुरू हुई। तो आपको स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर जमीनी क्या खबरें मिल रही हैं? देखिए, वहां से दो तरह की बातें छन करके आ रही हैं। उसमें से एक जो हिस्सा है उन बातों का, जो वहां से फीडबैक जिसको हम कह सकते हैं, वो ये है कि बहुत सारे लोग इस यात्रा को एक इस तरह से देख रहे हैं या इसको इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आरजेडी की निजी यात्रा है और वो वोट अधिकार यात्रा के रिस्पॉन्स में उन्होंने शुरू किया है। एक इस तरह के फीडबैक आते हैं और खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया इस थियरी को प्रोपोगेट कर रहा है कि तेजस्वी यादव को अपनी खुद की यात्रा निकालनी पड़ी। लेकिन दूसरा जो इसका जो दूसरे तरह का जो फीडबैक वहां से मिल रहा है, और हम लोगों मैंने कई लोगों से बात की पिछले दिनों, और जो मेरी भी समझ है क्योंकि वहां पे मैं गया और मैं कई सारे इलाकों में घूमा, पटना से लेकर के आरा बक्सर की इस तरह के इलाके में, वहां उधर बेगूसराय तक। इसके पहले मैं वहां पूर्णिया और सीमांचल के इलाके में भी गया हुआ था। तो जो मेरी समझ बनती है, आप कह सकते हैं कि वो ये, मैं इसको वोट अधिकार यात्रा के एक्सटेंशन के तौर पे देखता हूँ। इस यात्रा को कांग्रेस के लोग भी जो हैं, आरजेडी के लोग भी जो हैं, सीपीआईएमएल के जो लोग हैं, वो लोग इसको वोट अधिकार यात्रा के एक्सटेंशन के तौर पर देखते हैं। पहली बात, यहाँ पे ये स्पष्टता होनी चाहिए, ये उस यात्रा के रिस्पॉन्स में नहीं शुरू की गई है, या आरजेडी किसी तरह से इंडिया ब्लॉक के अंदर उनके बीच, आरजेडी या कांग्रेस के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है कि हम पहले यात्रा आपने निकाली, अब हम निकालेंगे। तो पहली बात तो ये है कि वो उसका एक्सटेंशन है वोट अधिकार यात्रा की, एक बात। दूसरी बात, आपने इसके नाम गौर करिए, इसका नाम है बिहार अधिकार यात्रा। तो जाहिर सी बात है, वोट अधिकार यात्रा का जो आपने देखा कि उसकी जो शुरुआत हुई थी, उसके पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, और उसमें उन्होंने बंगलुरु की महादेवपुरम सीट का जिक्र किया था। और चूंकि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, उसका नेशनल पर्सपेक्टिव बनता है, और चुनाव चूंकि बिहार में हो रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी था कि जो जो इंडिया अलायंस है उसका जो सबसे सबसे मेजर पार्टनर है, वो बिहार पर थोड़ा सा फोकस करते हुए कोई बात करे, बिहार के बारे में अटेंशन को फिर से थोड़ा सा वापस लाए। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि इसका नाम रखा गया बिहार अधिकार यात्रा। यानी कि जो पूरा नैरेटिव बिल्डिंग हुआ था वोट अधिकार यात्रा के अराउंड, उसी से इसको एक्सटेंशन करते हुए, इसको आगे बढ़ाते हुए बिहार पर फिर से उस सारे फोकस को लाने की कोशिश है इसमें। तो दूसरी बात ये है इसमें। और तीसरी बात ये है कि हम सब ने ऐसा सुना है कि भाई इसमें तेजस्वी यादव जो है अपने मुद्दे उठा रहे हैं केवल, और गठबंधन की बातें इसमें नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है। हमने कल देखा है तेजस्वी यादव का एक बहुत ही वायरल वीडियो था जिसमें बड़ी तेजी से रात को नारे लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा में दो तीन तरह के जो हमें चीजें दिखाई पड़ रही है वो ये है, उसी वोट चोर गद्दी छोड़ के जो मोमेंटम बना था उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना, फोकस को दोबारा बिहार पर फोकस करना, अटेंशन को, अलायंस के अटेंशन को भी, उनके कार्यकर्ताओं के अटेंशन को भी बिहार सेंट्रिक बनाना। और तीसरी बात, उस मोमेंटम को, जो ऊर्जा बनी थी, जो कोऑर्डिनेशन बना था, उसको थोड़ा सा आगे ले जाना। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है जो कि मुझे लगता है कि अभी मिसिंग है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसको आपको कोर्स करेक्शन देखने को मिले। वो ये है कि तेजस्वी जो है बीइंग हेड ऑफ दी कोऑर्डिनेशन कमेटी, मेरे ख्याल से इसमें जो है सिंबॉलिकली भी आपका जरूरी था ये कि कांग्रेस के या लेफ्ट के लोगों को इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से शामिल किया जाना चाहिए था, ताकि कम से कम दिखाई तो पड़े
जो सिनर्जी आपकी बनी थी वोट अधिकार यात्रा के दौरान वो दिखाई पड़े, मैसेज जाए, ताकि जो ये जो जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं उसको जो खेलने का मौका मिला है वो ना मिले। मेरे ख्याल से इसमें कोर्स करेक्शन की बातें हो रही हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इस पे कुछ दिखाई भी पड़े, इस तरह की चीजें। ठीक है, जैसा कि दीपक आपने बताया कि ये दरअसल इसको वोट अधिकार यात्रा के एक्सटेंशन के तौर पर ही देखा जाना चाहिए जो बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा ये शुरू करने से पहले अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसमें लिखा नव जागरण नौकरी का, परचम पलायन मुक्ति का और महासंग्राम महंगाई के खिलाफ। यानी उन्होंने अपने मुद्दे जनता के सामने रख दिए हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि लगभग यही मुद्दे 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव लेकर मैदान में उतरे थे और उसका उनको काफी अच्छा असर भी देखने को मिला था। नागेंद्र जी, ये जो नए तरीके से पुराने मुद्दे को वो सामने रख रहे हैं और उसको बल्कि और विस्तारित करके सब हर तबके से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि उन्होंने एक अगली पोस्ट में शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं, गरीब, वंचित सबका जिक्र किया। तो इसको लेकर जो एक नए किस्म की राजनीति आरजेडी की तरफ से दिख रही है, उसको लेकर क्या राजनीतिक सरगोशियां सुनाई दे रही है बिहार में? देखिए तस्लीम साहब, एक तो मैं उस बात पर थोड़ा विस्तार देना चाहूंगा जो अभी दीपक कर रहे थे कि जो लोग ये नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि आरजेडी की यात्रा है और यात्रा का काउंटर है, यात्रा के का एक दूसरा पहलू है, तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। मैं वो बयान याद करना चाहूंगा जब इसी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव से किसी ने पूछा था कि इतने जिले छोड़ क्यों दिए, तो तेजस्वी ने बहुत कैटेगरिकल जवाब दिया था, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, बहुत समय बाकी है, अभी हमें जिले नहीं ब्लॉक घर घर जाना है। तो ये चीज बहुत क्लियर है। ये इसमें भाई इसको इस तरह से भी देखा जाना चाहिए ना कि क्या राहुल गांधी की यात्रा के बाद का कोई वैक्यूम आ जाना चाहिए था? वैक्यूम नहीं आना चाहिए। उसको विस्तार देने की एक बहुत ही सार्थक, बहुत ही रचनात्मक कोशिश है। कल जब आप देखिए जहानाबाद से यात्रा चली और आज ये बख्तियारपुर में है, लगातार वो अपने वो इशूज, बेरोजगारी का, क्राइम का, महिलाओं का मुद्दा, पलायन का मुद्दा बहुत शिद्दत से उठा रहे हैं और वोट चोरी के मुद्दे पे नारे लगवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बख्तियारपुर का वीडियो में लाइव देख रहा था, उसमें बाकायदा तो ये इसको पूरे को उस बनावट के साथ देखा जाना चाहिए। और ये भी देखा जाना चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और माले का तीर्थंकर भट्टाचार्य या सारे लोगों का जो अलायंस दिखाई पड़ा, जो अंडरस्टैंडिंग दिखाई पड़ी, उससे बेचैनी कहां पर है, हमें उस पर जोर ध्यान देना चाहिए। इस यात्रा की सफलता, उस यात्रा की सफलता और इस यात्रा की सफलता से जो बेचैनी हुई है एनडीए में, वो आप इस रूप में देख सकते हैं कि राहुल गांधी आके चले गए, लेकिन एनडीए की बेचैनी का आलम यह है कि प्रधानमंत्री 2 बार आके जा चुके हैं, जेपी नड्डा 2 से 3 बार आके जा चुके हैं, आज रात अमित शाह पहुंच रहे हैं, वो 2 दिन यहाँ रहेंगे। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। और इसकी सफलता का दूसरा पैरामीटर ये है कि राहुल गांधी की यात्रा को खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है भीड़ कहां से आई थी, और वो ये बताने की कोशिश कर रही है, पीछे नहीं हट रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया से चले जाने के 4 दिन बाद भी आज वो नए वीडियो दिखा के बताना चाह रहा है कि पूर्णिया में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। आप ये सारे जो डिवाइसेज अपनाए जा रहे हैं एनडीए से लेकर के मीडिया तक, इसको समझना चाहिए कि वो महागठबंधन या इंडिया अलायंस के परफॉर्मेंस से जो बेचैनी है उसका लेवल क्या है, इसको समझा जाना चाहिए। और एक और चीज है, जो कई दिन से मैं महसूस कर रहा हूं और आने वाले दिनों में वो और तेजी से शायद बढ़ेगी,
वो ये है सीटों का तालमेल। सीटों को तालमेल की बात कहीं जमीन पे नहीं है, और लेकिन उसमें ये बताया जा रहा है, तेजस्वी यादव के बयान की चर्चा लोग बार बार कर रहे हैं कि 249 सीटों पे हम लड़ेंगे। अरे भाई, तेजस्वी यादव ने इतना कंस्ट्रक्टिव मैसेज दिया था, ठीक उसी अंदाज में जैसे उनके नेता देते हैं, उनके बड़े नेता जो देते हैं मैसेज, हर सीट पर मोदी मौजूद है। तेजस्वी ने यही कहना चाहा था कि हर सीट पे मैं लड़ रहा हूं, मुझे देखिए। अपने वो उस समय अपने कैडर को, अपने अपने वोटर को एड्रेस कर रहे थे। तो बिहार का चुनाव बहुत रोचक मोड़ की ओर जा रहा है। और इस समय जो अभी दीपक बता रहे थे कि करप्शन की जो बात हम लोग कर रहे हैं या जो सामने आ रही है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि इंडिया अलायंस का आरजेडी, सीपीआईएमएल, लेफ्ट पार्टियां या मुकेश सहनी, ये सारे जो घटक दल हैं, ये अगर अपनी अपनी मजबूती को नहीं दिखाएंगे तो महागठबंधन मजबूत नहीं होगा। पहले मेरा मानना यह है कि पहले एक एक दल अपने आप में मजबूत होगा, फिर गठबंधन अपने आप मजबूती मिल जाएगी। लगातार माले दौरे कर रहा है, माले के लोग लगातार दौरे कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। आरजेडी के लोग भी शांत नहीं बैठे थे, ये इंडिकेटेड तरीके से इन्होंने ये चला है। ये गठबंधन की मजबूती का ये दूसरा पड़ाव है। इसको अभी इसके कई सेट देखने को मिलेंगे हमको। ये बहुत दिलचस्प बात कही नागेंद्र जी आपने कि इसको अलग करके नहीं देखना चाहिए, उसके एक्सटेंशन के तौर पर और महागठबंधन की एकजुटता के तौर पर देखा जाना चाहिए। हरजिंदर जी, नागेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, और मीडिया में और दूसरे विपक्षी यानी महागठबंधन के विपक्षी दलों द्वारा, बिहार के सत्तारूढ़ दलों द्वारा, जिसमें बीजेपी और जेडीयू मुख्य पार्टी है, उनके द्वारा ये प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, तेजस्वी यादव ने जब अपनी यात्रा शुरू की है तो उनकी बस जो या उनका जो वाहन है वो पूरा हरा रंगा हुआ है, जो आरजेडी का रंग माना जाता है। उस पर सिर्फ लालटेन है, उस पर सिर्फ तेजस्वी हैं। यात्रा में सिवाय आरजेडी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। ये क्या इसको समझने के लिए क्या हमें और गहराई में जाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, महागठबंधन के लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगहों पर लगे हैं, या जैसा कि नागेंद्र जी ने जिक्र किया कि 243 सीटों वाली बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, उसको आइसोलेशन में देखने के बजाय इससे जोड़कर देखा जाए। देखिए, एक तो ये है कि जो कुछ हो रहा है उसको देखने के लिए बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ सामने है, सतह पर है और स्पष्ट है। मीडिया शुरू से, पहले दिन से, जिस दिन से इंडिया ब्लॉक बना है, लगातार ये कोशिश कर रहा है, हर मौके पर, हर छोटी सी खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, उस पर यही कह रहा है कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ी। ये परमानेंट हेडिंग बन गई है कुछ अखबारों की, लगातार वो साल में आप 5 बार ऐसी हेडिंग देख लेंगे हर मौके पर, और जब वो एक साथ मिल जाते हैं तब कहीं खबर नहीं होती कि वो एक हो गए हैं। तो ये, इसके एक कारण तो ये है कि हम बहुत कुछ, विपक्षी एकता क्या होती है और उसमें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाते हुए लोग किस तरह से जुड़ते हैं, एक तो हम इसको नहीं समझते, और दूसरा एक नैरेटिव देना चाहते हैं कि जो मोदी के खिलाफ हैं वो एकजुट नहीं है, वो टूट रहे हैं। जो नागेंद्र जी ने कहा कि ये जो यात्रा है ये राहुल गांधी की यात्रा का ही एक्सटेंशन है, मैं इसको, इसी बात को मैं उनसे सहमत हूँ। दूसरी तरह से देखता हूँ, देखिए आंदोलन क्या होता है? आंदोलन वो होता है जो लोगों को एक प्रोग्राम देता है, उसके बाद वो अपना एक मूवमेंट चलाता है, लोगों को मोबिलाइज करता है। अब ये जो मोबिलाइज हुए लोग हैं, ये फिर घर जाके ना बैठ जाएं कार्यक्रम के बाद, उनको लगातार एंगेज करने का प्रोग्राम देना पड़ता है। तो एक दूरी तक वो प्रोग्राम राहुल गांधी ने दिया, उसके बाद अब वो तेजस्वी दे रहे हैं। तो ये एक निरंतरता है इसमें, कोई इसमें वैसा नहीं है कि मामला जो है बदल गया और टूट पड़ गई और दरार पड़ गई। अखबारी हेडिंग के लिए या टीवी चैनलों के लिए ये बड़ा अच्छा विषय हो सकता है, अदरवाइज सच इसमें कहीं नहीं है। जी, ये रिले, यानी एक तरीके से ये रिले रेस का बैटन है जो पास ऑन किया जा रहा है। दीपक, आपके पास आता हूँ। तेजस्वी यादव की अपनी एक वॉक कला है, उनकी वॉक पटुता है, भाषण देने का एक अलग अंदाज है।
लेकिन इस यात्रा के दौरान वो एक चूहे की कहानी सुना रहे हैं, वो बहुत दिलचस्प है। वो उस बहाने वो नीतीश सरकार तो क्या ही कहें, बल्कि नीतीश कुमार के कथित अगुवाई में चल रही सरकार के जिसमें वो कहते हैं कि चूहा पुल कुतर गया, चूहा बांध कुतर गया, चूहा अस्पताल कुतर गया, चूहा फाइलें कुतर गया। तो वो उस स्कोर पर, भारतीय जनता पार्टी के उस स्कोर पर अटैक कर रहे हैं जिसमें वो दावा करती रहती है कि हम भ्रष्टाचार वाली पार्टी नहीं। इसको लेकर ये सुनने में भले ही उस समय रोचक लगे, लेकिन क्या इसका लोगों में कुछ लेकर कुछ हल्की सी बातचीत है कि वाकई बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज जो पिछली बातचीत में ऐड करना चाहता हूँ कि अगर बात 243 सीटों पर लड़ने की है और इसी से पता चलता है कि कौन सा गठबंधन कितना मजबूत है, तो हमें याद होना चाहिए या कि सबसे पहले ये बात रामविलास पासवान जी के, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कही थी, और उन्होंने ये क्लेम किया था कि हम जो है बिहार की 243 सीटों पर मैं अकेले दम पर अकेले लड़ूंगा। तो ये इस पे तो किसी ने नहीं कहा कि एनडीए की जो मजबूती जो है खतरे में है। 243 सीटों को दावेदारी सबसे पहले चिराग पासवान को ये स्टैंड मिलना चाहिए लड़ने की। अब बात आती है जो चूहे वाली, तो उन्होंने बहुत अच्छा मेटाफर यूज किया है भ्रष्टाचार को बताने के लिए। बिहार में हमने देखा कि पिछले दिनों पुल का उद्घाटन होता है और पुल गिर जाता है। हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी देखी है जिसमें से कि खेत के बीचों बीच पुल बना हुआ है। हमने ऐसा भी देखा है कि वहां पे अस्पतालों के अंदर क्या वहां पे मतलब बेतरतीबी है, क्या हाल है वहां पर। और मैं अपनी यात्रा के दौरान मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली जिससे मैं हैरान रह गया कि बिहार जैसे गरीब राज्य में छोटी से छोटी पोस्टिंग के लिए जिस तरह से बेतहाशा घूसखोरी है, आपको बिल्कुल हैरानी होगी जान करके। चाहे वो दरोगा की पोस्टिंग हो, शिक्षक की पोस्टिंग हो, रेलवे में पोस्टिंग हो, और ब्यूरोक्रेसी के लोग मुझे बता रहे थे कि समझिए कि वहां पे जो सचिव बनने के लिए 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ तक की बोलियां लगती है। और जो सचिव है वहां पर नीतीश सरकार के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो अपने लिए फाइनेंसर ढूंढ करके लाते हैं। ये भी मुझे पता चला, मैं हैरान रह गया कि पता चला कि देश की एक लॉबी है, एक बड़े कोई बिजनेसमैन है, वो फलाने सचिव को प्रमोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 200 करोड़ देंगे। एक दूसरे फाइनेंसर हैं, बड़े उद्योगपति हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, वो कह रहे हैं कि हम आप इस सचिव को प्रमोट करिए, हम आपको 500 करोड़ देंगे। इस तरह की वहां पर बोलियां लग रही हैं। तो उसको वो सिम्बलाइज करते हैं, उसको वो एक मेटाफर की तरह बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो चूहा है वो बिहार को खा रहा है। इसमें से एक चीज और है जो लोग मजे के लिए कह रहे हैं, वो ये है कि वहां पे कम्युनिटी है, मुसहर कम्युनिटी, हम सब जानते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं जीतन मांझी जी। और मांझी जी का दर्द मैं आपको मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि मांझी जी ने 11 साल पहले वो सीएम बने थे और उनको नीतीश जी ने ही बनाया था कि उन्होंने उनको हटा दिया। फिर मांझी जी ने अपनी एक पार्टी बनाई, वो कभी इधर कभी उधर करते रहे, और उनका दर्द ये है कि मांझी जी की पार्टी को अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल नहीं। तो वो हमेशा जो है उनका ये दर्द है, और वो कहते हैं मतलब एनडीए ब्लॉक के अंदर वो इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं लोगों को कि आप हमें कम से कम 15 से 20 सीटें दीजिए, तब हम जाके 5-6 सीटें जीतेंगे, तब जाकर के हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो वो जो चूहे वाला मूस वाला जो मेटाफर है, उसका इशारा कहीं कहीं उस तरफ भी है कि वो जो जहां पे चूहा खा रहा है, जिन चीजों को खा रहा है, वो कहां पर है। और अलायंस की मजबूती के संदर्भ में भी ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है कि मांझी साहब की वजह से भी लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए में कुछ लास्ट तक में कुछ खेला हो जाए। हाँ, एक बहुत दिलचस्प बात है ये जो आपने जीतन राम मांझी मुसहर समुदाय की बात की, और तेजस्वी यादव के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड शायद इस समुदाय को लेकर कुछ ना कुछ अवश्य रहा होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है नागेंद्र जी, वो ये कि आरजेडी को ट्रेडिशनली एमवाई की पार्टी कहा जाता रहा है पूर्व में, यानी मुस्लिम और यादव के कॉम्बिनेशन के दम पर वो सत्ता में आए या उनकी राजनीति चल गई। लेकिन एक दो चर्चाओं में मैंने सुना, आपने भी शायद सुना होगा, कि अब एमवाई के कहते हैं ना एब्रीविएशन बदला, उसके माने बदले, अब उस एमवाई को महिला और यूथ के तौर पर पेश किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। और तेजस्वी यादव के अपने भाषणों में, उनके सोशल मीडिया पोस्ट में और आरजेडी के अन्य नेताओं के बयानों में
हमें महिलाओं की और युवाओं की बात सुनने को मिलती है। तो ये एक नया आकर्षण है बनेगा वोटर के लिए। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि 2020 के चुनाव से जो शुरुआत हुई थी, ये तेजस्वी यादव के साथ यूथ बहुत बड़ी संख्या में 2020 में ही जुड़ गया था, और महिलाएं उसके बाद अब जाके जुड़ी हैं। महिलाओं का बड़ा चंक इस समय तेजस्वी यादव से बहुत अच्छी तरह प्रभावित है, और इसमें बड़ी संख्या यूथ की है। मैं एक चीज यहाँ ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये MY, देखिए MY समीकरण तो बहुत पुराना है, आज भी उनके साथ है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये कहानी MY से काफी आगे जा चुकी है। सच बात यह है कि यूथ एंड महिलाएं अक्रॉस कास्ट लाइन तेजस्वी के साथ काफी अच्छी संख्या में जुड़े हैं। अभी एक लेटेस्ट सर्वे हुआ है बिहार में, वो किसका सर्वे दिमाग से उतर गया मेरे, अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि यूथ का सबसे बड़ा चंक अगर किसी के साथ है तो वो तेजस्वी के साथ है। एक चीज और, तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों अपनी मीटिंग्स में, अपनी भाषणों में जिस तरह से ये जो फ्रीबीज जिसका नीतीश कुमार विरोध करते आ रहे हैं, आजीवन उन्होंने कसम खाई थी कि हम फ्रीबीज के साथ नहीं खड़े होंगे, और जिस तरह फ्रीबीज उनके मुंह से निकलना शुरू हुए हैं कि आरजेडी सोचता है वो घोषणा कर देते हैं, आरजेडी अपने भाषण में लाता है वो घोषणा कर देते हैं। तो उसकी बहुत अच्छी काट की है तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों में, कि वो बार बार ये बात पे हैम्पर कर रहे हैं तेजस्वी कि नीतीश कुमार वो शख्स हैं जो घोषणा भी कर रहे हैं और लाठी भी मार रहे हैं। एक अविश्वास का, नीतीश को लेकर के पहली बार ऐसा हुआ है कि अविश्वास का माहौल बना दिया है। कहीं न कहीं संदेह लोग करने लगे कि हाँ, ये नीतीश तो ऐसा नहीं करते थे। तो ये तेजस्वी की बड़ी सफलता है, और ये सफलता कहीं न कहीं उस सपोर्ट को, बेस को बढ़ाने जा रही है। पिछले दिनों बेरोजगारों पे जो लाठीचार्ज हुआ, टीचर्स पे जो लाठीचार्ज हुआ, शिक्षा मित्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं को जिस तरह से वहां रोका गया, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कटर किया तेजस्वी ने, और इसका एक इम्पैक्ट हर जगह दिख रहा है। आप अभी जहानाबाद से बख्तियारपुर को भी अगर आप देखेंगे, या राहुल गांधी की यात्रा को देखेंगे, दोनों में देखेंगे यूथ का बहुत बड़ा चंक वहां पर था, और महिलाओं का बहुत बड़ा चंक वहां पर था, जो जिसके हाथ में आरजेडी के बैनर भी थे और दूसरे हाथ में कांग्रेस का बैनर भी था। तो इस तरीके से एक लोगों को जोड़ा गया है, और ये बिहार की पॉलिटिक्स का एक नया ट्रेंड भी शायद बनने जा रहा होगा आने वाले दिनों में, जो दिखाई देगा कि महिलाओं की का जो जिस शराबबंदी से महिलाएं नीतीश कुमार के साथ खड़ी हुई थी, उस शराबबंदी का जो दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, वो महिलाओं का मोहभंग भी हुआ है। कितना हुआ है ये अभी देखना अभी बाकी है। ठीक है, ये कितना असर हो रहा है, जाहिर सी बात है, अभी काफी समय है, चुनाव में भी काफी समय है। एक चीज और जोड़ू मैं यहाँ पर, तेजस्वी यादव जिस तरह जमीन पर उतर के अभी काम कर रहे हैं, अभी जिस तरह से कोसी बेल्ट में, संभवतः कोसी बेल्ट की बात है, एक पत्रकार पर एक मंत्री ने हमला किया, मुंह उसको पीटा, उसको गालियां दी, सब कुछ किया, वही गालियां दी जो जिसके लिए मोदी जी ने पूरे देश को एक कर रखा है अपने हिसाब से, वही गालियां दी। और तेजस्वी यादव थाने में जाके बैठ गए, और बैठने के बाद उन्होंने FIR लिखने में मजबूर कर दिया। तेजस्वी इस तरीके से प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स का जो नया चेहरा बन के उभरे हैं, ये बहुत अपील कर रहा है लोगों को। हाँ, तो मतलब चुनाव में हालांकि नेता से उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि वो एक प्रोटेक्टिव अप्रोच के साथ लोगों के, मतदाताओं के बीच आएगा। हमने महिलाओं की बात की और युवाओं की बात की, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा समुदाय, हरजिंदर जी, उन लोगों का है जिनको हम माइग्रेंट वर्कर कहते हैं, जो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं। इसकी चर्चा जब SIR हो रहा था, काफी बड़े पैमाने पे हुई। उस तबके की, वो जो कि बहुत बड़ा तबका है,
उस तबके तक पहुंचने के लिए आपको क्या लगता है, कौन सी अप्रोच आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव या महागठबंधन के लोग अपनाने वाले होंगे, और कैसे उनको समझा पाएंगे कि उनके राज्य में, जो अभी वहां पर नहीं है, उनके राज्य में क्या कुछ बदल रहा है, कैसे बदल रहा है? ये थोड़ा सा, एक तो ये है कि जो लोग बिहार में नहीं हैं और बिहार से बाहर कुछ दिन के लिए चले गए हैं, जो वोट अधिकार यात्रा है उसमें उनकी लड़ाई भी शामिल है, ये एक बात है। दूसरा, उनको अब समझाने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके नाम अगर कट रहे हैं तो कौन कटवा रहा है और उन्हें किससे जुड़ना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा वो है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। और आप कई चीजों को नोट करें, सिर्फ यही नहीं हो रहा है। पंजाब में कुछ जगहों पर यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो लोग आते हैं उनका बहिष्कार किया जाए। बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव पास हुए हैं। आप टीवी पे देखें तो कुछ कार्यक्रम भी उनके यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं उन लोगों के फेवर में जा रही हैं जो बिहार से बाहर निकल के कहीं काम कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए जाते हैं फिर आ जाते हैं। अभी तक क्या होता था कि ऐसे लोग जितने दिन बाहर हैं उनको कोई मतलब नहीं रहता था राज्य की राजनीति से। अब राज्य की राजनीति से जुड़ना उनकी मजबूरी भी बनता जाएगा, और साथ में उनको ये भी समझ में आएगा कि कौन उनका नाम हटवा रहा है और कौन उन्हें राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण, उनके महत्व को बनाए रखना चाहता है। जी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को ये समझ में आए कि कौन उनको, उनके न सिर्फ वोट को कटवा रहा है, बल्कि इस बहाने उनके जो अधिकार है एक नागरिक के तौर पर, किसी राज्य का निवासी होने के नाते, उस पर भी चोट पहुंचती है, उसमें भी कमी आती है। हम इसी किस्म की चर्चाएं और करेंगे। अब तो माहौल गर्माना शुरू हुआ है बिहार और भी राज्यों में, जो बिहार के साथ दूसरे 1-2 राज्यों में चुनाव होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। बस आज की चर्चा में आप लोग का जुड़ने के लिए शुक्रिया। और आज की चर्चा में तेजस्वी यादव ने एक, मैं उसको शेयर तो नहीं कहूंगा, तो बंदी ही कहूंगा, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कल रात की थी, आज की यात्रा शुरू करने से पहले। उन्होंने लिखा था, कांप रही है कुर्सी, हाँफ रही है सत्ता, इस सरकार से मुक्ति मांग रही है जनता। उनकी ये बात कितनी सही होगी या नहीं होगी, पुरानी लाइन है जो हम लोग पत्रकारीय लिखावट में अक्सर कहते हैं कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, अभी बहुत जल्दी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।